तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी के बारे में पढ़ रहे थे। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के लिए हम लोग प्रोसेस मॉडल्स यूज़ करते थे, या उस टाइम के एरा या उस एरा के लिए जो हम लोग प्रोसेस मॉडल यूज़ करते थे, हम लोग उसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यानी एक्सपी मॉडल कहा करते थे। आज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की लास्ट क्लास है। इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 1 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो आज हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोग सबसे पहला प्रोसेस मॉडल पढ़ने वाले हैं वो है एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको ASD भी बोला जाता है। अब एडाप्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये एक इंसान और उस इंसान की कोलैबोरेशन या उस इंसान का मतलब बातचीत बाकी सॉफ्टवेयर टीम के साथ, पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम के साथ उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। 2000 के अंदर जिम नाम के एक बंदे ने इसको प्रपोज़ किया था, और इस बारे में उसने ये चीज़ बोली थी कि ये इंसान की कोलैबोरेशन जो उसकी अपनी होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपकी क्लास को मैं एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ कि आप लोग सारे यूनिवर्सिटी का CMS बनाओ, तो आपकी क्लास का एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैनुल आबिदीन, वो ख़ुद कैसे काम करेगा और उसकी इंटरेक्शन पूरी टीम के साथ कैसे होगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मॉडल जो है वो उस पर डिपेंड होता है। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा जी, ये प्रोसेस मॉडल्स तब इस्तेमाल होते हैं जब हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना होता है। डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके अंदर आपको 2 नंबरों को प्लस करने का एक प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको ना ही एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को इस इंडिविजुअली किसी बंदे की असेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मिसाल के तौर पर आज अगर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप लोगों ने नादरा का डाटाबेस बनाकर और उसके ऊपर फॉर्म्स लगाकर उसको कम्प्लीटली रेडी करना है, दैन डेफिनेटली आपको एक पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम चाहिए होगी। और वो इंजीनियर्स की टीम क्या करेगी कि वो कोऑर्डिनेट करेगी आपस में। इसके अंदर एक टीम जो होगी, मिसाल के तौर पर वो हम बना सकते हैं इंस्पेक्शन की, दूसरी होगी कम्युनिकेशन की, तीसरी होगी रिक्वायरमेंट के लिए, चौथी होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी सब टीम्स बनेंगी। मिसाल के तौर पर कुछ टीम्स ऐसी होंगी जो काम करेंगी शहरी इलाकों के नादरा के डाटाबेसिस के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके हाउस नंबर प्रॉपर होते हैं। लेकिन कुछ टीम्स ऐसी होंगी जो काम करेंगी गांव के नादरा के डाटाबेसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रॉपर हाउस नंबर नहीं होते। तो इस तरह के जब सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ जाए जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें आपको पूरी फर्म या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो उसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं उसको अडेप्टिव बोलते हैं। अडेप्टिव लफ्ज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को अडॉप्ट करना। तो ही होगी पढ़ाने की, तुम लोग बोलते हो सर बहुत तेज़ बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसको बनाने के लिए अडॉप्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या क्या है? नंबर 1 चीज़, ये पूरा का पूरा मिशन पे डिपेंड हो रहा होता है कि आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, आप बनाना क्या चाह रहे हो। नंबर 2 चीज़, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बात बताई कि शहरी इलाकों के लिए एक कंपोनेंट होगा और गांव के इलाकों के लिए दूसरा कंपोनेंट होगा। इसी तरह वो लोग जिनकी वालदियत नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, अगर आप नादरा का डाटाबेस बनाएंगे तो एक कंपोनेंट उस टीम को देंगे उस चीज़ के लिए। तो ये जो सिनेरियोज़ हैं, उसके बाद जहाँ पर टाइम बॉक्सिंग आती है, टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि आपको सेशंस रखने पड़ते हैं, आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर विंडो जो है वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए ओपन करें। जैसे अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट को ओपन करें, उसमें अपना अकाउंट अगर आप लॉगिन करें और 10 मिनट तक कुछ ना करें, दोबारा पेज को आप क्लिक करें या रिफ़्रेश करें या कहीं भी जाएँ तो पेज रिफ़्रेश होकर दोबारा लॉगिन का पेज मांगना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ इसके अंदर होती है। उसके बाद इसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें रिस्क कौन कौन से होंगे हमारे पास। मैं इस लाइन पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है,
इसमें रिस्क कौन कौन से हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उसके बाद इसमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है या बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारा क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, क्या हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रख रहे हैं या नहीं रख रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडाप्टिव लफ्ज़ जो है ये लर्निंग से ही निकला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके अंदर जब भी कोई एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम उसमें लर्निंग का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें लर्निंग क्या चीज़ होगी, लर्निंग ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाना था, तो आपने क्या किया, आपने 2 नंबरों को प्लस करने का एक कंपोनेंट बनाया। जब आपने एक कंपोनेंट बना दिया, जब आपने एक पेज का कंपोनेंट बना दिया तो आप क्या करेंगे, आपने लर्न किया कि 2 नंबरों को प्लस करने के लिए ये प्रोसीजर यूज़ करना है। सो दैट्स मीन दैट इफ़ यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन देन यू हैव टू रीयूज़ दैट कंपोनेंट अगेन इन योर सॉफ्टवेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग का प्रोसीजर होता है एडाप्टिव में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 स्पेकुलेशन, लफ्ज़ से पता है स्पेकुलेशन का मतलब होता है क्यास राइयाँ करना, क्यास करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो अब देखते हैं कि स्पेकुलेशन में क्या चीज़ आती है हमारे पास। स्पेकुलेशन में सबसे पहले ये होता है कि हमारा पूरा साइकिल जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होना है, उसमें सबसे पहले हम लोग प्लानिंग को कंडक्ट करते हैं, यानी प्लान करते हैं कि हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो बनाना किस तरीके से है, क्या क्या काम करने, किस किस को इन्वॉल्व करना है, किसको नहीं करना, किसको क्या टास्क असाइन करना है, किससे कब डेडलाइन मांगनी है, किससे कब किस तरीके से एवेल्यूएशन करनी है, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये है कि जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं उसके अंदर हम लोग जो एडेप्टिव हमारे साइकिल प्लानिंग होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, जो क्या करता है पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो काम है उसको स्टार्ट करता है। इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ आ सकती हैं कि कस्टमर हमसे चाहता क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट क्या है, यानी मिसाल के तौर पर हमें कब प्रोजेक्ट शुरू करना है, कब डिलीवर करना है, हम लोगों को प्रोजेक्ट कब शुरू करना है, कब बंद करना है उसको, कब कस्टमर को पहली जो है आउटपुट शो करवानी है, और इसके साथ साथ कस्टमर से बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेकर उसको आहिस्ता आहिस्ता बनाकर हम लोग इंक्रीमेंट करके अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने बोला कि मुझे 2 इंटीजर नंबर को प्लस करके मेरा आंसर आए, तो हम क्या करते हैं, 2 नंबरों को प्लस करते हैं और उसका जो होता है आउटपुट यूज़र को शो करवाते हैं, जिसके ऊपर से फीडबैक मिलता है, और जिसके बाद हम लोग फिर माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है पहली साइकिल के अंदर, यानी पहले फेज़ के अंदर, उसको देखते हुए और उसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लान मरतब करते हैं, एक ऐसा मतलब शेड्यूल बनाते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क होगा या क्वालिटी होगी या काम की बेहतरी के लिए वो हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया 2 नंबरों को प्लस करने का, तो अब क्या होगा कि वो जो फेज़ है हम लोगों ने उसमें से क्या क्या चीज़ें नुकसानात देखे, क्या क्या फ़ायदे देखे, किस तरीके से काम किया जाता है, उस चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग बाकी सब फेजेस को मुकम्मल करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी काम होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कर सकेंगे। स्पेकुलेशन के बाद नेक्स्ट बारी आती है कोलैबोरेशन की। देखो, हम लोगों ने एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा ही यही था कि ये एक शख्स की मेहनत का लिंक होता है पूरी टीम के साथ। तो कोलैबोरेशन का मतलब भी यही होता है कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल एक चीज़ का लेना देना या एक चीज़ का लिंक क्रिएट करना दूसरी चीज़ के साथ। ये कोलैबोरेशन जो होती है पूरी की पूरी डिपेंड कर रही होती है, या पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि लिंक कर रही होती है एक इंडिविजुअल बंदे का लिंक, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका बात करने का तरीका क्या है,
और वो इंडिविजुअल बंदा फिर आगे सॉफ्टवेयर टीम के साथ कैसे काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है कासिम महमूद और उसने 2 नंबरों को प्लस करने का मॉड्यूल मुकम्मल कर लिया, बट ही कांट एबल टू डिफाइन दैट कंपोनेंट इजीली। तो ऑब्वियसली बात है कि जो दूसरी टीम होगी वो उसके लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि उसने काम कैसे किया है बहुत मुश्किल है। जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो वो उस कंपोनेंट को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो कोलैबोरेशंस होती हैं इसमें होता ही है कि इंडिविजुअलिज्म जो होती है हम लोग उसको तो देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसी है टीम वर्क के साथ, यानी टीम वर्क में आप कैसे काम करते हो, ठीक है, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी चीज़ के मतलब कोलैबोरेटिव थिंकिंग के बारे में। अच्छा जी, इसमें होता क्या क्या है, मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर कोलैबोरेशन होती है तो हम लोगों को किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर जानबूझ के क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अगर आपकी टीम मेंबर एक सुस्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो, पर्सनल हो जाओ उसके साथ। नंबर 2, कभी भी नाराज़गी शो नहीं करते अपने टीम मेंबर के साथ। अभी आप लोग जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ लगेगी ये चीज़ क्या होती है। नंबर 3 चीज़, जितना काम वो बंदा करेगा उतना ही काम आप मतलब जितना ज़्यादा हार्डली वो काम करेगा उतना ही वो हार्डली काम फिर आगे से आप लोगों को भी करना पड़ेगा। एक कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बनाते हो आप लोगों को समझ नहीं लगती तो उसको काम करने पे उसको इंटीग्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसको उस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए टीम मेंबर्स के साथ कि जो उसका सलूशन है इफ़ेक्टिव सलूशन है या उसका इफ़ेक्टिव एक्शन है या इफ़ेक्टिव रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं, उस चीज़ का वो आराम से निकल के आ सके, ठीक है। तो हम लोग कोलैबोरेशन भी पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा स्पेकुलेशन, जिसका मतलब होता है कि हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लेकर उसको प्लानिंग करते हैं और इंक्रीमेंट्स करते हैं। कोलैबोरेशन में हम लोगों ने देख लिया कि एक बंदा या इंडिविजुअल बंदा जो होता है वो टीम वर्क के साथ कैसे काम करेगा। नंबर 3 चीज़ है लर्निंग, जो हम लोगों ने बोला था कि एडेप्टिव में मेन चीज़ होती है कोलैबोरेशन के बाद लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि एक काम आपने कर लिया उसे सीख कर आज के बाद आगे काम करना। मिसाल के तौर पर एक शख्स रास्ते से जाता है, उसको पता चलता है कि मैं अगर पत्थर के साथ टकराएगा मेरा पाँव तो मेरा पाँव ज़ख्मी होगा, तो वो लर्न करता है इस चीज़ को और आज के बाद वो उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है। तो हम यही एग्जाम्पल या यही चीज़ जो होती है अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब एक कंपोनेंट डेवलप हो जाता है तो हम उस पर लर्निंग करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसे बनी है तो आज के बाद जितनी भी चीज़ें इससे रेलिवेंट होंगी वो उस तरीके से ही बनेंगी। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हमारी कि फोकस करना ग्रुप्स के ऊपर। नंबर 2 कि जो चीज़ आपने बना दी है, जो टेक्निकल रिव्यूज़ हैं उसके, मिसाल के तौर पर लैपटॉप बना दिया आपने तो उसके रिव्यूज़ लेना। और नंबर 3 चीज़ है कि अगर आपका प्रोजेक्ट का कोई मसला आ रहा है तो प्रोजेक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करना, मतलब पूरा चीट फाड़ करके चेक करना कि मिस्टेक कहाँ से हुई है, जिसे आप कोडिंग के अंदर करते होते हो। हमारे सामने एक डायग्राम ओपन है जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि स्पेकुलेशन थी, कोलैबोरेशन थी, लर्निंग थी। स्पेकुलेशन में क्या था कि हम लोग क्या प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, टाइम बॉक्स क्या होता है, हम वो उस पर हैंडल करते हैं। कोलैबोरेशन में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स पहले गैदर की, उसके बाद हमने देखा कि एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो किस तरह काम कर रहा है ओवरऑल पूरी टीम के साथ। फिर उसके बाद हम लर्निंग प्रोसीजर पे चले गए। लर्निंग प्रोसीजर में क्या हुआ कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स बने थे हम उससे सीखते हैं, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि उसमें किस चीज़ के फ़ायदे क्या नुकसान है और उसको देखते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट जो मॉड्यूल होता है वो बनाते हैं। तो ये 3 फेजेस होते हैं AST के। उसके बाद आगे हम जितने मॉडल्स पढ़ेंगे ये बहुत माइनर से हैं, मतलब ऐसे मॉडल्स हैं जो वाइडली यूज़ नहीं होते, बट ये पढ़ाने हैं तो फिर ऑब्वियसली बात आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस मॉडल है वो है डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड बहुत सिमिलर होता है XP या ASD के, लेकिन जो मेन चीज़ होती है इसके अंदर वो ये होती है कि हम टाइम फ्रेम को बहुत 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 ज़्यादा फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने बोला कि कंपोनेंट नंबर 1 जो है कासिम महमूद ने सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक काम करके एट एनी कॉस्ट हमें रिसीव करना है, देना है हम लोगों को। मैं प्रोजेक्ट कमेटी का हेड हूँ सपोज करो। इसी तरह मैं कहता हूँ आयशा नवीद ने फिर आगे से ये काम करना है, फिर आयशा
ज़ुहैब ने ये काम करना है और फिर उसके बाद उसामा परवेज़ ने काम करना है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर बंदे को एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदे का टाइम भी आगे पीछे होता है तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो उसके टाइम कंस्ट्रेंट को मीट करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर भी हम लोग इंक्रीमेंटल मेथड ही यूज़ करते हैं। क्या? एक फेज़ पूरा हुआ, कोई चीज़ सीखी, उसको ठीक किया, फिर हम लोगों ने इंक्रीमेंट करके दूसरा काम किया, फिर इंक्रीमेंट किया, तीसरा किया। तो हर इंक्रीमेंट में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रिफाइन करते रहते हैं, कस्टमर को हर इंक्रीमेंट के बाद उसकी जो चीज़ें होती हैं उसको शो करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो अच्छे तरीके से डिलीवरेबल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कि ये DSDM बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको अडॉप्ट किया था, तो वाइडली अडॉप्ट किया, तो बेसिकली इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके जो मोस्टली फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो XP या ESD मतलब मिलते जुलते होते हैं जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल्स होते हैं या XP या ESD के। लेकिन फ़र्क किधर आ जाता है, हमारे यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट, टाइट टाइम कंस्ट्रेंट होता है इसके अंदर, जो कि दूसरे किसी मॉडल के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नासा कंपनी ने आज से 3 साल बाद ये डिसाइड किया है कि उसने सैटर्न के अंदर जाकर अपने सैटेलाइट की लैंडिंग करनी है, तो ये हम लोग फिर हम कह सकते हैं कि हम डायनामिक सिस्टम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम कंस्ट्रेंट रखती है एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं करते तो बहुत नुकसान होगा, कॉस्ट का भी, टाइम का भी, इंजीनियरिंग का भी, सब कुछ का। तो उस सूरत में हम डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। नंबर 1 कि जो हमारा यूज़र की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। जाहिर सी बात है कि जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर को, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो इसके डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर के भी ज़रूरी होगी। नंबर 2 चीज़ है कि ये DSDM टीम जो होगी बेसिकली, अब आप इसको ये कंसीडर करो कि सॉफ्टवेयर टीम है, क्योंकि DSDM कंपनी ने ये लॉन्च किया था, तो इसलिए हम इसको DSDM टीम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टीम नहीं बोलते। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जी जो टीम्स होती हैं उनको क्या करना पड़ता है कि इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस को ले सकें, खुद अपने फैसले। मतलब कि एक टीम बनाई है 2 नंबरों को प्लस करने के लिए, तो वो अपने फैसले खुद ले सके, उसके अंदर चेंजिंग्स खुद कर सके, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नंबर 3 चीज़, इसका सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो यानी जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो डिलीवर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारा जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस के लिए बना रहे हो, उसके अंदर फिट भी हो। जो आप चीज़ डिलीवर करने लगे हो वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए कि वो जब आप डिलीवर करो तो वो उस बिज़नेस के लिए फ़िट भी हो। ऐसा नहीं है कि करियाने की दुकान के लिए आप लोग जो है फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, मेन फ्रेम जो चलेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर, तो करियाने की दुकान वाला तो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बड़ा औखा हायर करेगा या परचेज़ करेगा, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्यों परचेज़ करेगा। ठीक है, नंबर 5 चीज़ जब हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि इसके अंदर भी सारा काम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि जब हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर स्टेप के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो रिफाइन होता रहता है, सॉफ्टवेयर रिफाइन होता रहता है, तो एंड पे जो हम लोगों को चीज़ मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ होती है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। उसके बाद ये है कि जितनी भी चेंजेस होती हैं डेवलपमेंट साइड के ऊपर, यानी जब आप लोग कोडिंग करना शुरू कर रहे हो, अगर उसमें कोई मसला निकल आया या कस्टमर ने कोई चेंज बोला है, तो रादर देन दोबारा ऊपर से शुरू करो, प्लानिंग से दोबारा चीज़ को चेंज करो, आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कि जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप गौर से नहीं सुनते कि उसको चाहिए क्या, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टेस्टिंग होती है वो पूरी की पूरी साइकिल में, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब एनालिसिस कर रहे हो, जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, ये सारे फेजेस के अंदर टेस्टिंग साथ ही आप इंटीग्रेट करोगे। तो ये हमारा डायनेमिक सिस्टम था। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ये कह सकते हो कि मेरा फेवरेट है, लेकिन ये है कि हर इंसान के एक अपना एक थॉट होती है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक एक प्रोसेस मॉडल है वो है सीरम।
ठीक है। ये बेसिकली ये एक ऑर्थर था बीडल और सैबर ने ये एक रग्बी मैच के दौरान 1990 के दौरान 1990s में एक रग्बी मैच के दौरान इसको जो है डेवलप किया था। डेवलप करने का मतलब ये नहीं था कि वो वहाँ पे सिस्टम लेकर बैठे हुए थे। दे हैव थॉट कि ये जो रग्बी का मैच जिस तरीके से खेला जा रहा है या जिस कुछ चीज़ उन्होंने नोटिस की होगी जिसके ऊपर उन्होंने बनाया था। अच्छा, स्क्रम जो होता है वो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, हर काम को हम लोग पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे, इसमें हम पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ज़्यादातर हमारा जो डेवलपमेंट का काम है ऑब्वियसली बात है वही पैकेट्स में डिवाइड होता है। नंबर 2 चीज़ कि जो हमारी टेस्टिंग होती है और डॉक्यूमेंटेशन वो जो होती है, हमारा प्रोजेक्ट जो होता है जैसे ही कंस्ट्रक्ट होता है तो हम साथ ही करना शुरू करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। नंबर 3 चीज़ कि इसके अंदर एक तो स्प्रिंट होता है और नंबर 2 बैकलॉग्स होते हैं। अब हम स्प्रिंट और बैकलॉग्स की बात कर लेते हैं कि स्प्रिंट और बैकलॉग्स क्या चीज़ होती है। स्प्रिंट ये चीज़ होती है कि किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर एक सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल को, एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना। और बैकलॉग किस चीज़ को कहते हैं कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉड्यूल यानी एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना। तो हमारा जो स्क्रम में क्या होता है कि हमारे जो वर्किंग यूनिट्स होते हैं यानी जो काम करने का तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक टाइम फ्रेम भी रखते हैं लेकिन उसको मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इकट्ठा टुगेदर इसको एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया, टाइम को भी मद्देनज़र रख लिया और हर बड़ी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर कोई चीज़ तब्दीली में आ जाए, ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपको तब्दील करनी पड़ जाए तो आप रादर देन के जब वो पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा, मतलब बैकलॉग का मतलब ही होता है ना कि इकट्ठा बना देना, पूरे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना देना, उसके अंदर तब्दील करना। चेंजेस जो होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं स्प्रिंट्स के अंदर, यानी शॉर्ट टर्म बट स्टेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल्ली उसके अंदर होती हैं। स्प्रिंट्स का मतलब ये था कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को मुकम्मल करना। तो चेंजेस क्या होती हैं, वो एक लिमिटेड टाइम का जो सेक्शन होता है उसके अंदर ही वो चेंजेस कर दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी होंगी तो फिर वो बैकलॉग्स में जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक स्क्रम में ये चीज़ होती है कि जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम में काम कर रही होती है वो ये करते हैं कि मीटिंग जो होती है ना वो 15 मिनट की डेली रखते होते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। हाँ जी, आपका सेक्शन किधर पहुँचा, आपका किधर पहुँचा। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हायर अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेमोज जो होते हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं और वो पहले से ही बता दिया जाता है कि एक हफ्ते बाद आपको जो है सर हम पहला जो है डेमो देंगे। तो डेमो का फ़ायदा क्या होता है कि डेमो में सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती लेकिन उससे कस्टमर का पता चल जाता है हम लोगों को कि कस्टमर बेसिकली किस तरह की आउटपुट चाह रहा था हमसे। उसके बाद आती है क्रिस्टल में, ज़्यादातर क्रिस्टल को नहीं मैटर करता क्योंकि ये एक बहुत लूज टाइप के, मतलब कह सकते हैं सीरम बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, टाइम भी आ जाता है और मॉड्यूल्स भी आ जाते हैं। अच्छा, इसको जी कॉकबर्न और हाईस्मिथ ने बेसिकली जो है वो प्रपोज किया था। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में इसमें जो सबसे मेन चीज़ ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोचने को बेसिकली क्रिस्टल कहते हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि जो क्रिस्टल का सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो क्या है, कि एक प्रॉब्लम आई या उस प्रॉब्लम के बारे में मैनेवरेबिलिटी का मतलब होता है तदबीर करना, सोचना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की जो खसूसियात होती हैं उसके बारे में तदबीर करना और उसको देखते हुए प्रोसेस मॉडल को फाइनल करना, उसमें हम लोग उसको क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर एक मसला है नासा कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर और उन्होंने बोला कि हम क्रिस्टल मेथड में है ये कि प्रॉब्लम जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को हम लोग गौर व फिक्र करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और ये इसी की फैमिली में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर मसला आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक मॉड्यूल यानी एक टीम के अंदर आ रहा है, एक टीम का ग्रुप जो लोगों का उसके अंदर की तरफ से किसी के अंदर मसला हो सकता है या उसको नहीं था पता कि इस तरह करना था या उसकी तरफ से कोई इशू आ रहे थे। तो इसीलिए फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ज़्यादातर जो क्रिस्टल होता है ना, जब इसमें ना हम लोग वर्कशॉप्स बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज का CMS बनाना है तो हम पहले एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराएंगे पूरे टीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, जो उनको पूरी गाइड करेगी शुरू से लेकर एंड तक कि आपने काम कैसे करना है, जो कि क्या करता है कि एक अच्छी हैबिट्स को या वर्किंग हैबिट्स को डिफ़ाइन करता है। तो क्रिस्टल एक अच्छी चीज़ है लेकिन
क्रिस्टल में ज़्यादा फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जगह हम लोग प्रॉब्लम की करैक्टरिस्टिक्स को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए करते हैं। लास्ट हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है फीचर डेवलपमेंट। फीचर डेवलपमेंट लफ्ज़ से पता चल रहा है कि कोई फीचर्स के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पीटर कॉक ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बनाया था बेसिकली। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस इस्तेमाल होंगी, ठीक है, और इसमें एक क्लास एक फ़ीचर को डिफ़ाइन कर रहा होगा। ये तो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब फीचर होता क्या है? फीचर एक वो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की जो आप इम्प्लीमेंट करते हो एक फंक्शन मतलब बनाकर या एक क्लास बनाकर, और उसको कस्टमर को चेक करवाते हो। मिसाल के तौर पर आपको प्रोजेक्ट मिला मस्ट यूनिवर्सिटी का CMS बनाने का, तो आप लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको एक क्लास में बनाया, और उस क्लास को बनाने के बाद आपने क्या किया, 2 हफ्तों या उससे पहले बनाकर आपने रजिस्ट्रार को या वाइस चांसलर को चेक करवाया कि देखें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मुकम्मल है, देखें ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये है कि जितनी भी फ़ीचर की लिस्ट होती है, यानी हाँ वो काम करने क्या क्या है उसकी लिस्ट क्रिएट की जाती है, और उसके ऊपर जो है बेसिकली फिर प्लान बाय फीचर, यानी हर फीचर का जो प्लान होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा कि ये प्लान, इस प्लान के मुताबिक हम लोगों ने इन सारे फीचर्स को डेवलप करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत मैटर करती है। ये जो FDD लिखा हुआ है बेसिकली फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट ही है, ठीक है। तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो होती है वो मर्ज कर ली जाती है, मतलब कि डायग्राम बनाना अपने प्रोजेक्ट की और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ये एक ही फेज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरा माउस की तरफ ध्यान देंगे, ये एक हमने ओवरऑल एक मॉडल बनाया, उसके अंदर से हमने क्या किया है, फ़ीचर्स की लिस्ट निकाल ली। फ़ीचर्स की लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हर एक फ़ीचर का प्लान बनाया कि हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। फिर एक फ़ीचर उठाया उसको डिज़ाइन किया, साथ ही डेवलप किया, दूसरा फ़ीचर उठाया उसको डिज़ाइन किया, उसको डेवलप किया, तीसरा उठाया, चौथा, पाँचवा करते 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 एंड पे पूरा का हमारा CMS रेडी हो गया। तो ये चीज़ थी जो हम लोग फ़ीचर डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे। लास्ट, ये बेसिकली एजाइल मॉडलिंग जो है ये जेनेरिक टर्म है, तो ये बेसिकली प्रोसेस मॉडल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक में लिखा हुआ है, आज तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी यही होता है कि हमारे पास मॉडलिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉडल्स बनाने के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस मॉडल बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस मॉडल्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल का मैं इंक्रीमेंट उठा लूँ, स्पाइरल का स्पाइरल उठा लूँ, तो मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ। काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए इसके अंदर, रादर देन कि आप ये देखें कि वो प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, आप उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो चीज़ कैसे रिप्रेजेंटेशन में आ रही है, उसका जो कंटेंट होता है वो बहुत मैटर करता है आपके लिए इसमें, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपके पास चूँकि आपको मॉडल्स के बारे में पता होता है, आपको ये पता होता है कि ये 2 मॉडल, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटरफॉल और स्पाइरल को मिक्स करूँ तो मुझे पता होगा कि दोनों क्या काम करते हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास टूल्स अवेलेबल है, मैं किसी टाइम भी कोई क्रिएट कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर चीज़ ये है कि ये बहुत रेयर इस्तेमाल होता है, क्योंकि 2 प्रोसेस मॉडल्स को जब आप कंबाइन करते हो तो वो बहुत सारे इश्यूज निकालता है, क्योंकि एक प्रोसेस मॉडल के जो इश्यूज होते हैं वो दूसरे के डिसएडवांटेज हो सकता है, इस तरह दूसरे का डिसएडवांटेज पहले का एडवांटेज हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एजाइल मॉडलिंग जो होती है वो लोकली अडॉप्ट किया जाता है, मतलब इतना हायर लेवल पे नहीं किया जाता। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 3-4 मॉडल्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने अडैप्टिव को देखा, जिसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ह्यूमन की कोलैबोरेशन होती है, एक इंसान की इंडिविजुअल की कोलैबोरेशन होती है सॉफ्टवेयर टीम के साथ। इसके 3 फेजेस देखे, स्पेकुलेशन क्या असर आई थी, कोलैबोरेशन एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ किस तरह आपस में लिंक्ड है, किस तरह बात करते हैं आपस में, किस तरीके से काम करेंगे टीम के साथ। लर्निंग का मतलब ये कि एक कंपोनेंट बना दिया तो उसको अब लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आगे आप लोगों ने उसको इंप्लीमेंट करना है जो दूसरे मॉड्यूल्स बनाएंगे उसके लिए। 3 फेजेस देखे। उसके बाद हमने डायनामिक सिस्टम देखा। डायनामिक सिस्टम में हमने बात की सब कुछ वैसे का वैसा होता है, DSDM कंपनी ने ये लॉन्च किया था। मेन चीज़ ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है इसके अंदर, उसके सारे फीचर्स सिमिलर होते हैं XP या ASD के।
अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने 9 प्रिंसिपल पढ़े थे इसके कि एक्टिव यूज़र की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, किस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, बिजनेस प्लान यानी जो बिजनेस है उसके मुताबिक आप लोगों ने बनाना, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल ही यूज़ होते हैं इसके अंदर। जितने भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो रिवर्सेबल हो सकते हैं, यानी किसी टाइम भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ही। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, टेस्टिंग की जाती है थ्रू आउट लाइफ साइकिल। जब भी आप कोई मॉड्यूल बना के मुकम्मल करोगे प्लानिंग कम्युनिकेशन का, साथ ही आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 हमारा टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 मॉड्यूल्स। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को हम लोग स्प्रिंट्स के थ्रू, यानी हम लोग लिमिट एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर को या मॉड्यूल को बनाते हैं। और बैकलॉग में क्या चीज़ आ जाती है कि हमारे जो पैकेट्स बने हैं उन सारों को मिला के हमारा एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, चेंजेस होती हैं छोटी वो हम लोग स्प्रिंट्स में करते हैं, अगर बड़ी चेंजेस हो जाए तो हमें बैकलॉग में करनी पड़ती है। रोज़ाना की मीटिंग होती है 15 मिनट की नॉर्मली, कस्टमर कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, और डेमोस कस्टमर को दे दिए जाते हैं जिसके अंदर सारी फंक्शनलिटीज़ तो नहीं होती, लेकिन कस्टमर को ये बता दिया जाता है कि ये देखें आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके का नज़र आएगा और इसको एवेलुएट और फीडबैक दें अपना। क्रिस्टल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रॉब्लम की करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए होता है कि प्रॉब्लम कैसे होती है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखना और उसको देखते हुए कोई चीज़ सोचना और उसका फिर एक मॉडल बनाकर उसको सोल्यूशन निकालना उसका। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है और इसके लिए आपको वर्कशॉप्स भी करनी पड़ती हैं ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फीचर ड्रीवन में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा क्या होता है कि एक ओवरऑल मॉडल होता है, उससे हम लोग फीचर्स को डेवलप करते हैं। फीचर्स को डेवलप करने के बाद उसको प्लान करते हैं वन बाय वन। मिसाल के तौर पर प्लस का एक फीचर, माइनस का एक फीचर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो फिर पहले हमने प्लान किया प्लस का, उसके लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, फिर माइनस का किया, फिर उसके लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, फिर सब्ट्रैक्शन का किया और फिर डिवीजन का किया। तो इस तरीके से करने से हमारा जितना भी सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो जाते हैं। तो ये जितने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स से आप लोगों ने पढ़े, तो आप लोगों की जो असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को बोला गया है कि जो आप लोग अपने प्रोसेस मॉडल्स लिखें, तो यहाँ तक आपने प्रोसेस मॉडल्स लिखने हैं, एक एक या दो लाइनों में बताना है कि वो क्या करते हैं, और उसके बाद आपने बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल अच्छा है, वो क्यों है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, मतलब वो किस तरीके से आप काम करवाएंगे। उसके अंदर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, अगर हम फीचर ड्रिवन है तो हम ओवरऑल जो कैलकुलेटर बना रहे हैं उसमें से प्लस माइनस के फीचर्स निकालेंगे, सारा कुछ। 2 पेजेस से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी, मेरे हाथ से 2 पेजेस की मोर देन इनफ है। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप वो मुझसे पूछ लें।